हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के लिए, जहां पर हम गणित विषय पढ़ रहे हैं और गणित विषय में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। आज हम इसमें विविध उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। विविध उदाहरण के पहले हमने इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें पढ़ी है, जैसे हमने सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उनका मापांक, कोणांक, ध्रुवीय निरूपण, संयुग्मी, ये सब पढ़ा था। और अब हम लोग द्विघात समीकरण भी फिनिश कर चुके थे और उस पर जितने भी पूरे अध्याय पर विविध उदाहरण हैं वो एक बार हल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को एक बात यहाँ बता दूं कि जो पुराने वीडियोस आपने देखे, ये वीडियो और इसके बाद आने वाले जितने वीडियो सिर्फ इस क्लास के नहीं, दूसरी क्लास के भी सभी बच्चों को मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरी तरह फ्री पढ़ाए जाते हैं। इसमें किसी भी विद्यार्थी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। विविध उदाहरण को हल करते समय अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाती है या आप कोई चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप कमेंट में अपना ऑप्शन बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई, ताकि मैं इसे किसी ना किसी तरीके से हल करता रहूं। चलिए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि इस सवाल का या इस z का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। अब संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी कुछ नहीं होता सर। अगर एक z ऐसा है a प्लस आई बी, तो इसका जो संयुग्मी है, कॉन्जुगेट जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, वो a माइनस आई बी होगा। बस प्लस की जगह माइनस लगा देना है। लेकिन क्या ये सवाल, ये जो पूरा का पूरा अगर आप इसे z मानते हैं, तो क्या ये a प्लस आई बी है? नहीं सर। क्या मैं यहां पर माइनस है तो यहां प्लस लिख दूं, यहां माइनस लिख दूं, यहां माइनस और यहां प्लस लिख दूं तो संयुग्मी हो जाएगा? नहीं। आपको इस पूरे को एक a प्लस आई बी के रूप में लिखना होगा। वो लिखने के बाद आप आसानी से इसका संयुग्मी लिख सकते हो और कुछ भी नहीं करना है। मतलब सवाल में हमें इसको सरल करके a प्लस आई बी रूप में लेकर आना है। सरल कैसे करना है सर? पहले तो ऊपर वाले सभी का गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले का गुणा करना पड़ेगा, फिर इसे जो चीज हर में है अगर वो सम्मिश्र संख्या आती है तो उसको हटाना पड़ेगा। वन बाय वन सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको एक z दिया है, आपने इसे लिया 3 माइनस 2i और 2 माइनस 3i और 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i या 2i माइनस या 2 माइनस आई। क्या करेंगे सर? पहले तो अंश में सभी का गुणा करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन फिर भी 3 का 2 में गुणा 6, 2 का 2 में गुणा 4, पर आई साथ में है तो माइनस 4i। ठीक है। उसके बाद माइनस 3 का 3 में गुणा तो माइनस 9i। 3 का 2 में गुणा 6, माइनस माइनस प्लस तो 6i का वर्ग, और i का वर्ग माइनस 1 होता है, ये हमें पता है ना? ठीक है। उसके बाद 1 का 2 में गुणा 2, 1 का i में गुणा माइनस आई, 2 का 2 में गुणा 4i, 2 का i में गुणा तो माइनस 2 साथ में i का वर्ग। इतना ठीक है क्या? अगर इतना ठीक है, थोड़ी सी यहां मिस्टेक हुई है, यहां प्लस था। तो अगर यहां प्लस था तो 3 का i में गुणा ये माइनस चिन्ह आएगा और 3 का 3 में गुणा ये प्लस आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो चलो एक बार फिर से z को लिखते हैं। z बराबर 6, देखो 6, 4 और ये मिलाकर 5i माइनस 6, i का वर्ग माइनस 1 होता है तो माइनस 6 माइनस 1 6 हो गए। ठीक है। 2 माइनस i प्लस 4, ये तो मिलाकर हो गए 3i, ये हो जाएगा प्लस 2 और ये भी प्लस 2, माइनस i का वर्ग माइनस 1, माइनस 1 गुणा माइनस 2 2, तो z का मान 12 प्लस 5i बटा 4 प्लस 3i आया है। देखो, जहां 2 2 गुणा थे वहां एक चीज तो निकल कर आ गई।
अब क्या करना पड़ेगा सर, ये a प्लस आई बी के रूप में अभी तो नहीं आया है। अगर अभी नहीं आया है तो हमें हर के अंदर जो 4 माइनस 3 आई या 4 प्लस 3 आई है उसके संयुग्मी का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। ये जो z यहां दिया है 12 माइनस या 12 प्लस 5 आई, 4 प्लस 3 आई, इस 4 प्लस 3 आई के अंश और हर में संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? ताकि अंश या हर में से ये सम्मिश्र संख्या हट जाए। तो ये मिलेगा 4 माइनस 3 आई और यहां पर भी 4 माइनस 3 आई। तो z बराबर 12 प्लस 5 आई, 4 माइनस 3 आई और ये मिलेगा a प्लस, देखो सम्मिश्र संख्या में अगर मैं बोलता था a प्लस आई बी गुणा a माइनस आई बी, वो होता था a का वर्ग प्लस b का वर्ग। याद है क्या? यहां पर ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आई गुणा 4 माइनस 3 आई। आप सूत्र याद रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं सूत्र क्या था कि a प्लस आई बी का अगर a माइनस आई बी में गुणा किया जाए तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग आता है। तो हर में तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बन जाएगा। अंश के बारे में बात कर लेते हैं। z बराबर 12 का 4 में गुणा किया 48, 5 का 4 में गुणा किया 20, साथ में i, माइनस 3 का 12 में गुणा किया 36 आई और 5 का 3 में गुणा किया 15, माइनस पहले था तो माइनस 15 आई का वर्ग। कितना? माइनस 15 आई का वर्ग। और यहां पर ये हो चुका 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो z हमारे सामने आया, देखिए 48 माइनस 15 आई का वर्ग, आई का वर्ग माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 और 15 के साथ गुणा हुआ तो माइनस 1 गुणा माइनस 15 15, 15 और 48 मिला के 63, माइनस ये हुआ 16 आई और यहां पर ये हो चुका 25, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये z है। मतलब इसे हमने अभी यहां तक सरल किया है। अगर इसे हमने अभी यहां तक सरल किया है तो इसका संयुग्मी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिसे आप z बार कहते हैं। इस 25 को अलग अलग कर दो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 25, जहां माइनस है मतलब जो आई वाला भाग है ना उसके आगे का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब चूंकि यहां पर माइनस है तो प्लस 16 आई बटा 25, ये हो चुका संयुग्मी। सवाल थोड़े विविध प्रश्नावली के थोड़े सवाल कठिन है, थोड़े टफ है। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताते रहना कि सर समझ में नहीं आया, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं समझ में आया तो भी बता देना कि समझ में आया। डन है क्या? चलिए, तो इस तरह से विविध उदाहरण का मतलब ये 12वां उदाहरण है, पहले उदाहरण से लेकर पर 12वां उदाहरण विविध प्रश्नावली का पहला उदाहरण है, विविध उदाहरण का पहला उदाहरण है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमने z लिया, z में गुणा वाला भाग था तो हमने गुणा किया। गुणा करते समय एक हथियार का प्रयोग हमने किया कि i का जो वर्ग है वो -1 होता है। उसके बाद उसे यहां लिखा, z को सरल किया और सरल करने के बाद हमें पता चला कि z के हर में एक और सम्मिश्र संख्या है। उस सम्मिश्र संख्या को हटाने के लिए उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा किया। तो जब किसी भी a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से गुणा करते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग आता है, इसीलिए यहाँ 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, बाकी तो सब गुणा था। 15 का i, 15 गुणा i का वर्ग 48 के साथ मिलकर 63 हुआ, तो 63 बटा 25 माइनस 16 आई बटा 25 आपका z था। संयुग्मी निकालते समय आपने चिन्ह बदल दिया, बस। डन। चलो, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। अगर किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है, कॉन्सेप्ट देख लो पहले, तो वो सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में होनी चाहिए। क्या यहां पर पहले भाग में और दूसरे भाग में आपसे जो सवाल पूछा है उसमें सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में है? नहीं है।
तो इसे पहले a प्लस आई बी के रूप में बदला जाए। कैसे बदला जाए? तो z हमें दिया है 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। तो इस 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को ये दो अलग अलग सम्मिश्र संख्या मान सकते हो। सबसे पहले इसे हर में से आपको सम्मिश्र संख्या हटाना है। हर में कौन सी सम्मिश्र संख्या है? 1 माइनस आई। तो आपने क्या किया? आपने अंश और हर में इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी गुणा किया। ऐसे इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा? जहां माइनस है वहां प्लस। ठीक है, तो ऊपर 1 प्लस आई और नीचे भी एक, यहां पर 1 प्लस आई, तो z तो बन गया 1 प्लस आई का वर्ग। हां, और ये हो चुका 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब मैं बात करता हूं a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, यहां a और b दोनों का मान 1 1 है। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। यहां पर आपको सूत्र की मदद से इसे खोलना पड़ेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो 1 का वर्ग प्लस i का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 गुणा i बटा यहां पर हुआ 2। ठीक, अब 1 का वर्ग तो 1, i का वर्ग माइनस 1 और ये 2i बटा 2। तो 1 माइनस 1 तो 0, 2i बटा 2, तो 2i बटा 2 मतलब सिर्फ और सिर्फ i। वाओ, सिर्फ और सिर्फ i। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है वो कुछ नहीं है, सिर्फ i, मतलब ये i लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो i का मापांक इस सम्मिश्र संख्या का एक बार छोटा सा चाहो तो नोट कर सकते हो, i का जो मापांक होता है वो सदैव 1 होता है। i का मापांक कितना होगा? 1 होगा। चाहो तो वही इसे 0 प्लस i लिख सकते हो, 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग का वर्गमूल 1 ही आएगा। दूसरा इसका कोणांक, तो कोणांक भी शायद हम लोग निकाल चुके हैं जब हमने ऐसे सवालों में ध्रुवीय निरूपण निकाला था। i का मतलब कहां? y अक्ष पर या काल्पनिक अक्ष पर ये i यहां रहेगा, बाकी तो दूसरा बिंदु है ही नहीं, तो सिर्फ यही है, मतलब यही हमारा सम्मिश्र संख्या है। तो ये कोण कितना? पाई बटा 2, धनात्मक x अक्ष के साथ घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री, तो कोणांक आया पाई बटा 2 और मापांक निकाला अपन ने 1। जिन लोगों को मापांक और कोणांक नहीं पता है वो कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि किस वीडियो में मापांक और कोणांक पढ़ाया गया है। चलिए, दूसरा सवाल लगभग वैसा ही है, लेकिन अंश और हर में थोड़ी कहानी अलग है। अंश में 1 है, हर में 1 माइनस आई है। अंश में 1 है, हर में 1 प्लस आई है। देखते हैं क्या होता है। तो z बराबर 1 बटा 1 प्लस आई। क्या करेंगे? सबसे पहले हर के अंदर सम्मिश्र संख्या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इस सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी से अंश और हर को गुणा करेंगे। तो ऊपर तो बनेगा 1 माइनस आई और यहां बनेगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब 2 बनेगा। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है z वो है 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 आई, है ना। ये बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस आई का वर्ग चूंकि 1 होता है, माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 1, ऐसा कुछ हमारा z है। तो मापांक निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मापांक z, इसको ऐसे लिखते हैं ना, मापांक z, जिसको निरूपित ऐसे भी करते हैं, मॉड z इसे पढ़ा जाता है। z के आगे 2 डंडे लगा दो। अगर z के आगे 2 डंडे लगा दिए तो मापांक हुआ। मापांक कैसे निकलता है सर? जो वास्तविक भाग है 1/2 और जो काल्पनिक भाग है 1/2, दोनों का वर्ग कर दो। तो 1/2 का वर्ग किया और ये माइनस 1/2 का वर्ग करो या 1/2 का वर्ग करो, वर्ग तो ऋणात्मक संख्या पर काम ही नहीं करता है। मतलब वर्ग में ऋणात्मक संख्या कोई मतलब नहीं है, माइनस का करो या प्लस का करो। तो 1/2 1/2 मिला के 1/4,
दोनों का वर्ग करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 और 1/4 1/4 मिलाकर 1/2, लघुत्तम लेके देख लो 2/4 आएगा। तो इस 1/2 का तो अपन वर्गमूल से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो इस सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो 1/2 का वर्गमूल आएगा। ध्यान रहे, मापांक और कोणांक निकालने के बाद आपसे सवाल में किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय निरूपण में लिखना भी बोला जा सकता है। खैर, आगे बात करते हैं मापांक की या कोणांक की। तो कोणांक भी थोड़ा आसान है। क्यों आसान है ये देखो कि पहले ये कौन से चतुर्दांश में स्थित है। z x धनात्मक है, y ऋणात्मक है। x धनात्मक, y ऋणात्मक, मतलब 1/2 तो x की वजह से और y की वजह से भी 1/2 पर ऋणात्मक दिशा में। तो ऐसा कोई इन दोनों को मिलाने से यहां अपना z बनेगा। आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया तो आपको ये वाला कोण चाहिए। अब इस कोण के लिए आप घड़ी की दिशा में घूम गए हो। अगर घड़ी की दिशा में घूम गए हो मतलब ऋणात्मक दिशा में घूम गए हो। हम धनात्मक x अक्ष से कोण निकालते हैं, चाहे ऐसे मेजर करो या ऐसे करो, इधर घूमे तो ऋणात्मक। तो वास्तव में ये जो कोण है वो ऋणात्मक आएगा। तो अगर ये कोण अल्फा है तो पहले ये अल्फा निकाल लेते हैं त्रिकोणमिति की मदद से या त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से। tan अल्फा, ये भुजा 1/2 और ये भुजा भी 1/2, तो 1/2 मिलाकर आ गए 1। तो इसका मतलब किस कोण पर tan अल्फा 1 होता है, तो π/4 पर। ये π/4 कोणांक नहीं है। कोणांक के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसे लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट। क्या लिखा जाता है? आर्ग्यूमेंट z। अब ये देखो कि ये π/4 तो आप मुड़े हो, लेकिन घड़ी की दिशा में गए हो कि घड़ी की उल्टी दिशा में गए हो? घड़ी की दिशा में गए हैं। घड़ी की दिशा में कोण ऋणात्मक होता है, इसीलिए -π/4। कितना? -π/4। तो इस तरह से इस सवाल के अंदर आपने मापांक और कोणांक भी निकाल लिए। चलिए अगला सवाल है, यदि x + iy बराबर a + b और या a + ib a - ib है तो सिद्ध कीजिए कि x का वर्ग + y का वर्ग बराबर 1 है। चलिए देखिए, आपको दिया गया है सवाल के अंदर कि x + iy का मतलब a + ib और a - ib है। तो अगर ये x + iy सीधा सीधा a + ib होता तो कितना अच्छा रहता। मतलब हर में एक सम्मिश्र संख्या ना होती, और अगर हर में सम्मिश्र संख्या है तो उसे हम हटाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। कैसे? इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी a + ib हर में और अंश में आपको गुणा करना होगा, है ना, क्योंकि ताकि वो हर से सम्मिश्र संख्या हट जाए। अब x + iy बराबर अंश में मिलेगा a + ib का वर्ग और यहां पर a - ib और a + ib। अब अपन ने छोटे छोटे बहुत से सूत्र पढ़े हैं। सूत्र क्या क्या थे सर? इसको समीकरण 1 बोल दोगे अगर तो सूत्र थे कि इस x + iy को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सबसे पहले a का वर्ग प्लस ib का वर्ग प्लस 2iab भाग दे दो किससे? a + ib a - ib, और फॉर्मूला क्या होता है कि a + ib a - ib a का वर्ग प्लस b का वर्ग होता है ना। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सम्मिश्र संख्याओं की तरफ लेकर चलता हूं कि सम्मिश्र संख्याओं में अगर ऐसी आइडेंटिटी होती है तो वो इस तरह से हो जाती है, माइनस नहीं होता यहां। तो ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, i का वर्ग तो -1 है, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि x + iy बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab साथ में i बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बाकी सवाल
कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने क्या किया है, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करके थोड़ा सरल किया है। अब इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, x प्लस आई वाई बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर या बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab साथ में i a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अभी देखो यार, दो सम्मिश्र संख्याएं कब समान होती है? ये जो सम्मिश्र संख्या है ना, ये इधर वाला पूरा वो a प्लस आई बी के रूप में बदल चुका है। मतलब एक वास्तविक भाग प्लस एक काल्पनिक भाग। और दो सम्मिश्र संख्याएं कब समान होती है? जब उनका वास्तविक भाग समान हो और उनका काल्पनिक भाग समान हो। इसका मतलब अगर ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं बराबर है तो जो बिना आई के लिखा है और जो आई के साथ लिखा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब x का मान इतना और y का मान इतना है। अब आपको सिद्ध करना है कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग दोनों को जोड़ने पर 1 आ जाता है। इतना है, ठीक है। चलो, अगर इतना ठीक है तो फिर x का वर्ग प्लस y का वर्ग या x का वर्ग प्लस y का वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। x का वर्ग प्लस y का वर्ग, इसका मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और इस पूरे का वर्ग प्लस 2ab a का वर्ग प्लस b का वर्ग और पूरे का वर्ग। अब हर में तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग पूरे का वर्ग लिखा है, तो इसे तो अपन नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल। दोनों का हर समान है, दोनों का हर के अंदर लिखा क्या है, a का वर्ग b का वर्ग पूरे का वर्ग। यहां आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, यहां आप लिखोगे तो a का वर्ग मतलब a की घात 4, b माइनस प्लस b का वर्ग मतलब b की घात 4, है ना, यही मिलेगा। माइनस 2 a का वर्ग b का वर्ग। ठीक है क्या? मैंने यहां पर a माइनस बी का वर्ग लगाया, a की जगह a का वर्ग लिखा है, b की जगह b का वर्ग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2ab। और यहां पर हो जाएगा पहले तो 2 का वर्ग मतलब 4, a का वर्ग b का वर्ग। अब देखना क्या होगा, a की घात 4 तो जैसा है वैसा, b की घात 4 जैसा है वैसा, माइनस 2a का वर्ग b का वर्ग प्लस 4a का वर्ग b का वर्ग, दोनों मिलाकर 2a का वर्ग b का वर्ग। भाग दे दो किससे, a का वर्ग b का वर्ग पूरे का वर्ग, तो ये मिला के a की घात 4 b की घात 4 प्लस 2a का वर्ग b का वर्ग। और अंश और हर दोनों में चीजें जो लिखी है वो समान है, इसीलिए कटने के बाद ये 1 आ जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर विविध उदाहरण के सवाल आपको समझ में नहीं आ पाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। हम लोग इसका एक स्पेशल सेशन रख सकते हैं, मतलब हर चैप्टर में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सुविधा अनुसार बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि थीटा का वास्तविक मान या थीटा का वास्तविक मान बताइए, जबकि ये संख्या मात्र वास्तविक है। मात्र वास्तविक होने का मतलब है आपको एक z दिया है और 3 प्लस 2i साइन थीटा लिखा है और 1 माइनस 2i साइन थीटा लिखा है। आपको बोला गया मात्र वास्तविक है। अब मात्र वास्तविक होने का मतलब इसमें काल्पनिक भाग 0 है, पर इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा कि वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या है। तो इसे थोड़ा सरल करने के लिए मैं पता है क्या कर रहा हूं, सोचना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इसका कैलकुलेशन सरल रहे। माना 2 साइन थीटा बराबर, इसे अपन ने x कह दिया थोड़ी देर के लिए। ऐसा इसलिए कहा था कि अब आपको सवाल बड़ा सिंपल लगेगा। z बराबर 3 प्लस आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स।
देख लो, 2 साइन थीटा की जगह x रख दिया। अब इस थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो, इसके अलावा इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आखिरी में अपन जहां ये एक्स वैक्स हट जाएंगे, x की जगह 2 साइन थीटा रख देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर अगर इस सवाल के अंदर अगर आपको इसे पता करना है कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है, तो आप क्या करेंगे, अंश और हर में 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का गुणा कर देंगे, इस संख्या के संयुग्मी का गुणा करेंगे। तो z के अंदर 3 प्लस आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स के अंदर मैं जहां जहां पर अंश और हर है वहां वहां 1 प्लस आई एक्स और 1 प्लस आई एक्स का गुणा करूंगा। ऐसा किस लिए, ताकि हर वाली संख्या आसानी से शून्य हो या आसानी से वहां पर आई वाला भाग हट जाए। तो z बराबर 3 को 1 से गुणा किया तो 3 को आई एक्स से गुणा किया तो 3 आई एक्स को 1 में गुणा किया तो आई एक्स और इसमें गुणा किया तो देखना क्या होगा, आई एक्स प्लस आई एक्स, तो आई एक्स प्लस आई एक्स का मतलब आई एक्स का वर्ग, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, यही होगा। ठीक है, तो देखना अभी क्या है, ये हुआ है 3 माइनस आई का वर्ग -1, तो ये तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस 4 आई एक्स 1 प्लस एक्स का वर्ग। अब इसे आप अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं कि z बराबर 3 माइनस एक्स का वर्ग 1 प्लस एक्स का वर्ग प्लस 4 आई एक्स 1 प्लस एक्स का वर्ग। अगर कोई सम्मिश्र संख्या, ये z बन चुका a प्लस आई बी के रूप में, ये पूरा का पूरा a प्लस आई बी, अगर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी वाली पूर्णतः वास्तविक होती है, चूंकि z पूर्णतः वास्तविक है, मात्र वास्तविक का मतलब यही है, पूर्णतः वास्तविक है। सुनना ध्यान से, अगर कोई z पूर्णतः वास्तविक है तो उसका इमेजनरी भाग मतलब काल्पनिक भाग शून्य होना चाहिए, और काल्पनिक भाग शून्य होने का मतलब है ये वाला भाग शून्य होना चाहिए। ये वाला भाग शून्य होने का मतलब है 4 आई एक्स बटा 1 प्लस एक्स का जो वर्ग है वो शून्य होना चाहिए। यहां पर काल्पनिक भाग लिखते समय आई नहीं आएगा, तो ये मिलेगा 4x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। ये वाला भाग शून्य होना चाहिए आई को हटाने के बाद। कोई भी अंश बटा हर शून्य कब हो सकता है, जब सिर्फ अंश शून्य हो, हर को शून्य नहीं होना होता। मतलब ये कब शून्य हो सकता है, जब ऊपर वाला शून्य हो, मतलब 4x बराबर शून्य हो, या सीधी सीधी बात x बराबर शून्य हो। पर x का मान नहीं निकालना था, हमको थीटा का मान निकालना था। x का मतलब 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का मतलब x, तो मैं लिख दूं 2 साइन थीटा शून्य होना चाहिए। इसका मतलब थीटा का मान या साइन थीटा बराबर शून्य होना चाहिए। अब साइन थीटा बराबर शून्य कहां होता है, बहुत सारे जवाब आएंगे 0 डिग्री पर, लेकिन अब सिर्फ शून्य की बात नहीं करनी है। आपको पता होगा जब मैंने बताया था कि साइन थीटा कब शून्य होता है, तो जब जब पाई के गुणांक आते हैं साइन थीटा वहां वहां शून्य होता है। तो थीटा का मान n पाई होगा, मतलब 0 आए, पाई आए, 2 आए, 3 पाई आए, 4 पाई आए, -5 पाई आए, -20 पाई आए, सभी पर यह सही है। तो देखो सिर्फ इतना सा करने से बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपने बचाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना भाई लोगों, मुझे पता चल जाएगा कि आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। चलिए, सम्मिश्र संख्या i माइनस 1 कॉस पाई बटा 3 प्लस आई साइन पाई बटा 3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए पहले वो a प्लस आई बी के रूप में होनी चाहिए। क्या यहाँ a प्लस आई बी के रूप में है? नहीं है, नहीं है। उसके बाद देखो ऊपर ध्रुवीय रूप नहीं है, लेकिन हर में ध्रुवीय रूप दिया है। हर में ध्रुवीय रूप दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी में बदलना है। तो देखो क्या करेंगे वो देखा जाए। i माइनस 1 कॉस पाई बटा 3
प्लस आई साइन पाई बटा 3। अब ध्रुवीय रूप को a प्लस आई बी वाले रूप में बदलना थोड़ा आसान है। आप cos पाई बटा 3 साइन पाई बटा 3 का मान रख दीजिए, तो z मिलेगा i माइनस 1 cos पाई बटा 3 मतलब 1 बटा 2 प्लस आई साइन रूट 3 बटा 2। और अगर दो को साथ साथ ले लिया जाए, मतलब 2 को हर से हटाकर अंश में भेज सकते हैं, तो ये मिलेगा 1 प्लस आई रूट 3 और ये हमारा z है। क्या है? z। अब ये तो z है, इस z को हमें a प्लस आई बी में बदलना पड़ेगा अगर हमें इसके ध्रुवीय रूप में लिखना है तो, है ना। तो अगर इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है तो पहले इसे a प्लस आई बी में बदलें। a प्लस आई बी में बदलने के लिए जो हर में लिखा है उसके संयुग्मी का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो z को मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 2 माइनस 1 प्लस आई, है ना। पहले हम वास्तविक भाग लिखते हैं, बाद में काल्पनिक लिखते हैं, तो मैंने माइनस 1 को पहले लिख दिया। 1 प्लस आई रूट 3, इसका गुणा मैंने किस में किया? 1 माइनस आई रूट 3 और 1 माइनस आई रूट 3, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ओके, तो z बराबर 2 माइनस 1 का 1 में गुणा माइनस 1, आई का 1 में गुणा आई, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 का माइनस आई रूट 3 में गुणा तो आई रूट 3, ठीक है। और आई का, अच्छा, उसके बाद आई का रूट 3 में गुणा तो आई रूट 3, तो ये बन जाएगा माइनस आई का वर्ग रूट 3। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो रहा है? देखो, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a प्लस आई बी a माइनस आई बी, तो ये मिलकर हो जाता है a का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग, है ना जी। फॉर्मूले पढ़े अपन ने। तो z बराबर 2 यहां माइनस 1 और i का वर्ग माइनस 1 होता है, माइनस इस माइनस को खत्म करेगा, तो यहां पर तो बचेगा रूट 3 माइनस 1, और यहां पर i को अगर बाहर निकाल लोगे, अगर i को बाहर निकालोगे इन दोनों में से, तो बचेगा रूट 3 प्लस 1, और i 1 का वर्ग रूट 3 का वर्ग 4 होता है। तो आपका जो z है ना वो बना रूट 3 माइनस 1 बटा 2 प्लस आई रूट 3 प्लस 1 बटा 2। देख लो अगर यहां से कहीं आपको कोई दिक्कत है तो। अभी सिर्फ हमने z को a प्लस आई बी में बदला है, हमने z का ना तो मापांक निकाला है। संयुग्मी के लिए क्या, ध्रुवीय रूप के लिए क्या करना पड़ेगा? मापांक निकालना पड़ेगा। मापांक निकालने के बाद इसका कोणांक निकालना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में मापांक निकालना तो थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन कोणांक निकालना थोड़ा कठिन होगा। सब लोगों से निवेदन है कि कृपया अगर आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर लगा के रखिए। z है हमारा कुछ ऐसा, रूट 3 माइनस 1 बटा 2 प्लस आई रूट 3 प्लस 1 बटा 2। मैं सबसे पहले मापांक निकाल के इस कहानी को खत्म कर देता हूं, क्योंकि ध्रुवीय रूप निकालने के लिए मुझे मापांक और कोणांक दोनों की आवश्यकता है। तो z हमारा है रूट 3 माइनस 1 बटा 2 प्लस आई रूट 3 प्लस 1 बटा 2। अब अगर मुझे इसका मापांक निकालना है तो देखिए मापांक निकालना बड़ा सिंपल है। जो बिना आई के लिखा है उसका वर्ग प्लस जो आई के साथ लिखा है उसका वर्ग। तो अगर इसे आप a प्लस आई बी की तरह लिखते तो इसका मापांक क्या कुछ इस तरह से होता, रूट 3 माइनस 1 बटा 2 का वर्ग प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा 2 का वर्ग। तो z बराबर बटा 2 का वर्ग तो 4 हो गया,
√3 a माइनस बी का वर्ग, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 माइनस 2√3 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या यहां पर फिर से 4 हो जाएगा, हो जाएगा। √3 का वर्ग 3 प्लस 1 प्लस 2√3। आप अगर दोनों का लघुत्तम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। दोनों का लघुत्तम 4 ही है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 प्लस 1 तो ये तो हो गया 4, है ना सर जी। 3 और 1 4 प्लस 2√2 या माइनस 2√2 प्लस 4 प्लस 2√3, ये 2√3 है दोनों जगह। ये 2√3 इस 2√3 से गया, 4 और 4 मिलके 8, 8/4। तो भाई साहब z का जो मापांक है या z जो है, इसे मैंने थोड़ा सा यहां मापांक का चिन्ह लगा देना चाहिए। अपन मापांक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मापांक जो है वो 4 प्लस 4 मिला के 8/4, मतलब सिर्फ और सिर्फ √2 है। तो भले ही दिखने में बड़ा खतरनाक था, लेकिन इस z का मापांक √2 आया है। कितना? √2। अभी कोणांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोणांक निकालने के लिए थोड़ी सी समस्या आपको होगी, है ना। अब प्लीज पे अटेंशन, अगर हम कोणांक निकाल रहे हैं तो थोड़ा जरूरी है। सबसे पहले z को एक बार फिर से देखो, √3 माइनस 1/2 प्लस i √3 प्लस 1/2। अगर ये बात समझ में ना आए तो कमेंट कर देना यार कि सर ये चीज समझ में नहीं आई कि कैसे मापांक और कोणांक निकालना है। मान लीजिए इसे आपने कहा कि ये जो z है वो a प्लस आई बी की तरह है। मापांक निकालने के लिए पहले तो ये देखना होता है ना कि a और b कौन से चतुर्दांश में z को बना रहे हैं, कि z कौन से चतुर्दांश में है। तो पहले a प्लस आई बी लिखा। क्या a का मतलब यहां पर √3 माइनस 1/2 होगा, और b का मतलब √3 प्लस 1/2 होगा, ठीक है ना। देख सकते हैं सर वही है हमारा, √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2। तो देखिए √3 का मान 1.71 होता है, मतलब √3 1 से बड़ा होता है। तो √3 माइनस 1 धनात्मक होगा, बटा 2 धनात्मक, √3 प्लस 1/2 ये भी धनात्मक, मतलब a और b दोनों धनात्मक है ना। क्या मैं लिख सकता हूं कि a और b दोनों धनात्मक है? तो चूंकि a धनात्मक b धनात्मक, इसीलिए z प्रथम चतुर्दांश में होगा। क्या z प्रथम चतुर्दांश में होगा? में स्थित है। z प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। हमने ये चीज और फिक्स यहां से कर ली, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको इसका कोणांक निकालना है तो आपने देखा कि चूंकि z प्रथम चतुर्दांश में है, ये a है, ये b है, तो ऐसा कोई z बनेगा, और ये जो कोण होगा हमें ये z होगा, है ना। z का अगर ये कोण थीटा है तो z का कोणांक थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि z प्रथम चतुर्दांश में है। और ये कोणांक कैसे निकालना है? इसको निकालने की विधि ऐसी है कि सर tan थीटा जो है वो b/a है। कितना? देख लो, tan थीटा का मतलब इसके सामने की भुजा b के बराबर, आधार जो है वो a के बराबर। अब tan थीटा निकल जाए तो थीटा निकल जाए, कोणांक निकल जाए, फिर ध्रुवीय रूप में निकालना बड़ा आसान है। अब tan थीटा निकालने के लिए आपने सोचा कि tan थीटा कितना? b/a। b का मतलब √3 प्लस 1/2, a का मतलब √3 माइनस 1/2। और अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी हो तो यहां पर मैंने आपको ऐसा एक tan थीटा बताया था, याद है तो बता दो।
अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका मान कैसे निकालना है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज याद नहीं होती है। tan थीटा का मान √3 + 1 और √3 - 1 आया। सर ये कहां होता है, हमको तो पता नहीं, वास्तव में नहीं पता, सच बात है। तो मैं इसे थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दो, क्या मैं इसी tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूं? tan थीटा को मैंने अंश और हर में √3 का भाग दे दिया। किसका भाग दिया? √3 का। तो ये ऐसा बना 1 + 1 बटा √3, 1 - 1 बटा √3। आपने अंश और हर में √3 का भाग दे दिया। यहां दिया तो 1, यहां √3, यहां दिया तो 1, यहां √3। इतना ठीक है? ठीक है। इस √3 के आगे 1 का गुणा भी लिखा जा सकता है कि √3 गुणा 1 है। इसमें क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, देखना ध्यान से। ये tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 को लिखा जा सकता है क्या tan π/4, और √3 को tan 1/√3 को लिख सकते हैं tan π/6। 1 को tan π/4, 1/√3 को tan π/6। ये 1 को रहने दो और इसे फिर से लिख दिया 1 को tan π/4, गुणा में है √3 तो tan π/6 फिर से, है ना। मैंने क्या किया है? tan a - b का या a + b का सूत्र लगाने की कोशिश की है। अब यहां एक छोटा सा सूत्र होता है। सूत्र होता है tan a + b, जिसका मतलब होता है tan a + tan b भाग देकर 1 - tan a tan b। इसी सूत्र की मदद से tan a + tan b भाग देकर 1 - tan a tan b, तो क्या tan थीटा ऐसा बन जाएगा? tan थीटा बराबर tan π/4 + π/6, वो बन गया tan a + b। और ये tan थीटा जो है वो π/4 + π/6 का मतलब 5 π/12 लघुत्तम लेकर हल करके देख लो। यहां आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहां 2 का, हर में 12 हो जाएगा, तो 3 + 2 5। तो tan थीटा बराबर 5 π/12। तो कोणांक का मान साफ साफ तौर पर, थीटा का मान साफ साफ तौर पर 5 π/12 आ चुका है। आपके पास z था, z का मापांक निकाला, z का कोणांक निकाला। तो सवाल के हिसाब से अगर आप यहां पर ध्यान से देखते तो इस सवाल में आपके पास मापांक कितना है? सर मापांक अपन ने निकाला था, भूल गए, कोई बात नहीं। मापांक था √2, है ना। कोणांक निकाला सर अभी 5 π/12। तो मापांक जिसे आप mod z बोलते हो वो था √2, ठीक है। और कोणांक जिसे आप थीटा बोलते हो वो है 5 π/12। तो अगर आपसे बोला जाए कि z का ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है यार? ध्रुवीय रूप क्या होता है? mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां से मिलेगा mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। mod z का मतलब √2, cos थीटा का मतलब cos 5 π/12 प्लस i sin पाई 5 π/12। और यही इसका ध्रुवीय रूप है। आपको cos 5 π/12 और sin 5 π/12 का मान नहीं लिखना है। इस तरह से आपने इसका ध्रुवीय रूप निकाल लिया है। क्या ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। और प्लीज़ यहाँ अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप बिना किसी परेशानी के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। मुझे बुरा नहीं लगेगा, है ना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप
पढ़ रहे हैं, समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, तो आज की जो कहानी है वो मेरे हिसाब से इस अध्याय के अंदर इतनी ही है। पर अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ लगातार जुड़े हैं और मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को और एक्सेस करने का दूसरा तरीका ये भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाइए। यहाँ जाने के बाद आप CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट कीजिए। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आप कक्षा 11वीं सिलेक्ट करेंगे। कक्षा 11वीं सिलेक्ट करते ही आपको मेरा फोटो दिखेगा गणित पढ़ाते हुए, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे नीचे। इसमें आपको वर्तमान चैप्टर जो चल रहा है सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण वो भी दिखेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिलेंगे बहुत सारे टॉपिक्स। किसी भी एक टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो जो है वो चलने लग जाएगा कुछ ऐसे। इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और 6ठी से लेकर 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे वीडियो देख सकता है बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाई जाएगी। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहिए। हम लोग मिलेंगे आपके साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।